हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ में हम आज कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर 1 को। लेसन का नाम है हिंदी भाषा का इतिहास। ये इसका लेक्चर नंबर 3 है और आज का टॉपिक है हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं जो आपके हर पेपर में काम आएगी, चाहे तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आपके मेंस के पेपर हो जिसमें डिटेल में हिंदी पूछी जाती है। तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। तो अगर किसी छोटे से क्षेत्र में कोई भाषा बोली जा रही ना तो उसे वहाँ की बोली कहते हैं। इसमें साहित्य रचना नहीं होती। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो उसके क्षेत्र का विस्तार हो जाता है और फिर वह बोली ना रहकर उपभाषा कहलाने लगती है। जब किसी उपभाषा को साहित्यकार अपने साहित्य के द्वारा एक निश्चित और सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तो उसका क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो जाता है, तो वह भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक फैला हुआ होता है। यह एक क्षेत्र या प्रांत में प्रचलित होती है। हिंदी की महत्वपूर्ण विभाषाएं ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, खड़ी बोली और भोजपुरी हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहती हैं। अगर वैसे तो इसमें साहित्य का विस्तार नहीं होता, साहित्य रचना नहीं होती, लेकिन अगर साहित्य रचना होने लगती है तो उसका क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। तो वो जो अभी तक बोली थी वो उपभाषा कहलाने लगती है। और अगर इसका क्षेत्र और अधिक बड़ा हो जाए उपभाषा का तो फिर इसे भाषा कहने लगते हैं। तो एक भाषा के अंतर्गत कई तो उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। तो सबसे छोटा रूप है बोली, उससे बड़ा है उपभाषा और उससे बड़ा है भाषा। एक होती है विभाषा। तो विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक फैला हुआ होता है। ठीक है, यह एक क्षेत्र या प्रांत में प्रचलित होती है। तो बोली और उपभाषा के बीच का एक क्षेत्र होता है विभाषा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर किसी क्षेत्र या प्रांत में ही प्रचलित होती है। जैसे कि हमारे देश में हिंदी की कई विभाषाएं हैं, ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, खड़ी बोली और भोजपुरी। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब है हिंदी क्षेत्र की संपूर्ण बोलियों को, जितनी भी हिंदी में बोलियां बोली जाती हैं उनको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 पश्चिमी क्षेत्र की, सेकंड है पूर्वी क्षेत्र, थर्ड राजस्थानी क्षेत्र, फोर्थ है पहाड़ी क्षेत्र और फिफ्थ है बिहार क्षेत्र। ठीक है, अभी हमने कहा कि हिंदी की जो भी बोलियां हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया। अब इन 5 भागों को हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पश्चिमी क्षेत्र। और पश्चिमी क्षेत्र में भी हिंदी की 5 बोलियां आती हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमने हिंदी क्षेत्र की संपूर्ण बोलियों को 5 भागों में विभाजित किया। तो उसमें पहली बोली है पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में भी 5 बोलियाँ बोली जाती हैं। नंबर 1 है खड़ी बोली, जिसको कोरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, खड़ी बोली का उद्भव किससे हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। और कहाँ पर हुआ? उत्तरी रूप में हुआ। खड़ी बोली का मूल नाम कोरवी था, जो साहित्यिक भाषा में बदल जाने के कारण खड़ी बोली हो गया है। तो पहले इसे कोरवी कहते थे, लेकिन साहित्यिक भाषा जब यूज़ होने लगी तो इसका नाम खड़ी बोली हो गया। और इसका नामकरण लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर, जो उन्होंने 1803 में लिखा था, उसकी भूमिका में किया गया। ठीक है, हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते चलिए। इस भाषा के अन्य नाम क्या हैं? किस भाषा के? खड़ी बोली के, जिसको कोरवी कहा जाता था। इसके अन्य नाम है सर हिंदी, वर्नाकुलर, बोलचाल की हिंदुस्तानी आदि। खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है? इन सब के क्षेत्र वगैरह के चार्ट में बाद में भी बताऊंगी आपको। पहले यहाँ पे डिटेल में सुन लीजिए, फिर हम चार्ट में भी डिस्कस करेंगे। तो खड़ी बोली का क्षेत्र है देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद। मेरठ की खड़ी बोली को आदर्श और मानक खड़ी बोली माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस क्षेत्र की खड़ी बोली को आदर्श और मानक रूप खड़ी बोली माना जाता है? वो है मेरठ। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। तो अगर याद है कि जनपदीय हिंदुस्तानी खड़ी बोली को किसने कहा, तो ये कहा सुनीति कुमार चटर्जी ने। और खड़ी बोली क्या है? आकार बहुला है, इसमें आ की मात्रा का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मूल कोरवी में लोक कथा, गीत, पहेली, गीत, नाटक आदि लोक साहित्य उपलब्ध है। ठीक है, तो हमने पश्चिमी क्षेत्र की पहली हिंदी की बोली पढ़ ली है खड़ी बोली, जिसके कोरवी कहा जाता है। इसकी सेकंड बोली हम पढ़ते हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ। ठीक है, तो खड़ी बोली का उत्तरी रूप में हुआ था और ब्रजभाषा के मध्यवर्ती रूप में हुआ। इसका मुख्य केंद्र मथुरा है। अन्य क्षेत्र हैं आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं।
बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र। ब्रजभाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों की दृष्टि से ही बहुत संपन्न है, क्योंकि ब्रज भाषा में बहुत सारा तो साहित्य लिखा ही गया है, साथ में लोक साहित्य होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह का साहित्य। ये दोनों ही दृष्टि से बहुत संपन्न है। यह कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा है। तो जो कृष्ण भक्त हैं, जो भी कवि, उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य लिखा, तो एकमात्र भाषा ब्रज भाषा में ही कृष्ण भक्ति काव्य लिखा गया। ब्रज भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, क्योंकि शोरसेनी अपभ्रंश की ही बातें कर रहे हैं अभी। तो भक्तिकाल तथा रीतिकाल दोनों में रचनाएं मुख्यतः ब्रज भाषा में हुई हैं। तो हमारे जैसे होता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। तो इसमें भक्तिकाल और रीतिकाल की जो रचनाएं होती हैं वो ज़्यादातर ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं। संपूर्ण रीतिकालीन साहित्य ब्रज भाषा में ही लिखा गया। साहित्यिक दृष्टि से यह हिंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। कौन सी? ब्रज भाषा हिंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। किस दृष्टि से? साहित्यिक दृष्टि से। ब्रज भाषा और ब्रज बोली दो अलग अलग भाषाएं हैं। ब्रज बोली का प्रयोग मिथिला, बंगाल, असम और उड़ीसा, जिसे ओडिशा भी कहा जाता है, उसमें कृष्ण भक्त रचनाएं करने के लिए किया करते थे। तो जो कृष्ण भक्त थे वो अपनी रचनाएं किसमें क्या करते थे? ब्रजबोली में। ब्रजबोली को पुरानी बांग्ला के नाम से भी जाना जाता है। साहित्यिक महत्व के कारण ही इसे ब्रजबोली नहीं ब्रज भाषा कहा जाता है। तो इसे साहित्यिक महत्व इसका इतना है कि इसे ब्रज बोली एक पर्टिकुलर क्षेत्र की नहीं, हमने कहा था जब बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो उपभाषा बनती है, और उपभाषा का भी और क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो वो भाषा बन जाती है। तो इसे ब्रज बोली नहीं कहते, इसे ब्रज भाषा कहा जाता है। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगन्नाथ दास, जिन्हें रत्नाकर भी कहा जाता है, इन्होंने इसी भाषा में रचनाएं की थी। तो ये सब जो भी हमने अभी नाम पढ़े हैं, सूरदास से लेके जगन्नाथ दास तक, ये ब्रज भाषा के अमर कवि हैं। तुलसीदास जी ने अपनी कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं, जैसे कवितावली, विनय पत्रिका आदि। तो वैसे तो तुलसीदास जी अवधी भाषा में अपनी रचनाएं किया करते थे, लेकिन कुछ रचनाएं उन्होंने ब्रज भाषा में की हैं। इसमें दो नाम प्रमुख हैं, कवितावली और विनय पत्रिका। ब्रज भाषा देश के बाहर ताजुकिस्तान में भी बोली जाती है, जिसे ताजुबेकी ब्रज भाषा कहा जाता है। तो ब्रज भाषा देश के बाहर भी बोली जाती है। कहाँ पे? ताजुबेकिस्तान में, और वहाँ की भाषा को ताजुबेकी ब्रज भाषा कहा जाता है। अब हम इसकी तीसरी बोली पढ़ते हैं, बांगरू। इसे हरियाणवी भी कहा जाता है। तो बांगरू या हरियाणवी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिम रूप से हुआ है। ठीक है, तो पहली बोली थी हमारी उत्तरी रूप से हुआ था, दूसरी वाली थी मध्यवर्ती। अब ये बांगरू और हरियाणवी पश्चिमी रूप से हुई है इसका विकास, इस बात का ध्यान देना है। इसका क्षेत्र हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणवी भाषा आकार बहुला है, तो ये भी आकार बहुला है, इसमें आ की मात्रा का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फिर है बुंदेली। बुंदेली का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। बुंदेली भाषा ओकार बहुला है। ठीक है, तो इसमें ओ की मात्रा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसको मैंने डिटेल में यूजीसी नेट की बुक से भी पढ़ाया हुआ है, पूरा चैप्टर इसका बन चुका है, उसमें हमने इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अगर आप चाहेंगे तो आप उसे पढ़ सकते हैं, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी। ओके, तो वहाँ पे डिटेल में है कि किस तरह से ओकार बहुला, किस तरह से आकार बहुला, कितना वो शब्दों को यूज़ करते थे, कौन सी मात्रा लगाते थे, वो डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। केशवदास, पद्माकर, भूषण, लाल कवि, गंगाधर व्यास, जगनिक आदि प्रमुख बुंदेली कवि रहे हैं। ठीक है, तो बुंदेली का विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसके क्षेत्र हमने पढ़ लिए, ये ओकार बहुला है, और इसमें कुछ कवि हैं जिनका नाम अभी हमने पढ़े हैं, केशवदास से लेके जगनिक तक, ये इनके प्रमुख कवि रहे हैं। अब हम इसकी फिफ्थ बोली पढ़ लेते हैं, कन्नौजी। कन्नौजी का विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है। इसके अंतर्गत इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत है। कन्नौजी भाषा ओकार बहुला है। तो हमने देखा बुंदेली भी और कन्नौजी भी दोनों ही ओकार बहुला भाषाएं हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र की सारी हमने बोलियां पढ़ ली पांचों। अब हम पढ़ेंगे पूर्वी क्षेत्र की हिंदी की बोलियां। इसमें 3 बोलियां प्रमुख हैं। पहली है अवधी। अवधी भाषा का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो देखो हमने पश्चिमी क्षेत्र की जो बोलियाँ पढ़ी थी तो वो शोरसेनी अपभ्रंश से उनका विकास हुआ था। पूर्वी क्षेत्र की बोलियों का जो विकास हुआ है ना, वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका मुख्य केंद्र अयोध्या या अवध है। इसे कोसली के नाम से भी जाना जाता है। तो अवधी को कोसली भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यह लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर का पूरा क्षेत्र नहीं है, अंशतः थोड़ा सा क्षेत्र है, उन्नाव, रायबरेली,
सीतापुर, खीरी, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। सूफी काव्य और राम भक्ति काव्य की रचना अवधी में हुई है। तो हमने कहा था कृष्ण भक्ति काव्य की तो संपूर्ण रचना ब्रजभाषा में हुई है, लेकिन सूफी काव्य और राम भक्ति काव्य की रचना अवधी में हुई है। मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगावती, मंछन की मधुमालती, जायसी की पद्मावत, तुलसीदास की रामचरितमानस और उस्मान की चित्रावली, और साथ ही रघुनाथ दास, रामस्नेही आदि इनके प्रमुख कवि हैं। तो देखो, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंछन, जायसी, तुलसीदास और उस्मान, जिनके साथ उनकी रचनाएं लिखी गई थी, जो कि इनकी अमर कृतियाँ हैं, इनको याद करना है, ये पेपर में पूछी जाती हैं। अब है अवधी में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है। भारत के बाहर फिजी में अवधी बोलने वालों की संख्या अधिक है। तो अगर पूछा जाता है कि अवधी भारत के बाहर कौन से देश में बोली जाती है, तो वो है फिजी। अवधी की पहली रचना चंदायन 1370 में जो लिखी गई थी, उसको माना जाता है। तो अवधी की पहली रचना कौन सी है? चंदायन है, और इसका काल है 1370। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी दूसरी बोली बघेली। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप में हुआ। इसका क्षेत्र रीवा, सतना, शहडोल, महर और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। और पूर्वी क्षेत्र की तीसरी बोली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में हुआ है। इसके क्षेत्र हैं सरजुआ, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, एक तो रायगढ़ है और एक रायपुर है, दुर्ग, राजनांदगांव और कांकेर आदि। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो हमने पश्चिमी क्षेत्र की बोलियाँ पढ़ ली, पूर्वी क्षेत्र की बोलियाँ पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थानी क्षेत्र की बोलियाँ। राजस्थानी क्षेत्र में हिंदी की 4 बोलियाँ आती हैं। पहली है पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी कहा जाता है। इसका उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके क्षेत्र जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर और बीकानेर है। ठीक है, तो देखिएगा, अभी हमने जो ये वाली पढ़ी थी ना पूर्वी क्षेत्र की, इनका कहाँ किससे हुआ था? अर्धमागधी अपभ्रंश से। जबकि राजस्थान का भी किससे हुआ है? शोरसेनी से। तो हम अपने चार्ट में इसको एक जगह लिख के रखेंगे कि शोरसेनी अपभ्रंश से किसका हुआ है और अर्धमागधी से या मागधी से किसका विकास हुआ है। तो पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके क्षेत्र हैं जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर और बीकानेर। पूर्वी राजस्थानी, जिसे जयपुरी या ढूंढाटी भी कहा जाता है, इसके क्षेत्र हैं जयपुर, अजमेर और किशनगंज। उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती कहा जाता है, यह अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा उसके आसपास बोली जाती है। इसकी एक मिश्रित बोली भी है, अहिरवाटी। ठीक है, तो अहिरवाटी कौन सी मिश्रित बोली है सबसे मिलकर? ये है उत्तरी राजस्थानी, मतलब मेवाती, जो गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थानी है मालवी, कहा जाता है इसे दक्षिणी राजस्थानी को। यह इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो राजस्थानी के बाद अब हम पढ़ लेते हैं पहाड़ी क्षेत्र की हिंदी की बोलियाँ। इसमें 2 बोलियाँ आती हैं। पहली है पश्चिमी पहाड़ी, जो जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा आदि के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और दूसरी है मध्यवर्ती पहाड़ी, जो कुमाऊनी तथा गढ़वाली, क्रमशः कुमाऊँ और गढ़वाल उत्तराखंड क्षेत्र में बोली जाती है। तो कुमाऊँ में कुमाऊनी और गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है, जो उत्तराखंड में है, और इसे मध्यवर्ती पहाड़ी कहा जाता है। अब है बिहार क्षेत्र में हिंदी की बोलियाँ। इसमें 3 बोलियाँ आती हैं। पहली है मगही। मगही मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। देखिए, बिहार वाली कौन सी हैं? 3 बोलियाँ हैं और तीनों किससे हुई हैं? मागधी अपभ्रंश से। यह पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और इसके आसपास से बोली जाती हैं। फिर है भोजपुरी। भोजपुरी को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजपुरी मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित हुई है। इसका मुख्य केंद्र भोजपुर यानी कि बिहार है। इसके अन्य क्षेत्र हैं बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद और चंपारण, सारण आदि। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सर्वाधिक हैं। तो अगर हिंदी क्षेत्र की बोलियां पूछी जाती हैं और इसमें सर्वाधिक बोली कौन सी है, वो है भोजपुरी। भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। भारत के अतिरिक्त सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद आदि में भी इस बोली का प्रचार है। भोजपुरी में लिखित साहित्य अत्यंत कम है। इसके रचनाकार भिखारी ठाकुर
हैं जो जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर या फिर भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। वैसे तो इसमें साहित्यिक रचना बहुत ही कम है, लेकिन इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं वो भिखारी ठाकुर हैं और इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर या भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। भिखारी ठाकुर के अलावा महेंद्र मिश्रा इस बोली के मुख्य साहित्यकार हैं। इन्हें पूर्वी गीतों का जनक या पूर्वी गीतों का सम्राट कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? महेंद्र मिश्रा को। इनकी रचना अपूर्व रामायण भोजपुरी का प्रथम महाकाव्य है, इसलिए इन्हें भोजपुरी का प्रथम महाकवि भी माना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं महेंद्र मंजरी, कजरी संग्रह, मेघनाथ वध और महेंद्र दिवाकर। भोजपुरी बोली हिंदी भाषा की वह बोली है जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रीय हिंदी फिल्म बनती हैं। ठीक है, तो बेशक इसमें साहित्य कम लिखा गया है, लेकिन जो हिंदी फिल्में बनती हैं ना वो ज़्यादातर क्षेत्रीय भाषा में जब बनती हैं तो भोजपुरी में ही बनती हैं। नेक्स्ट है मैथिली। मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में विकसित हुई है। इसकी लिपि तिरहुता व देवनागरी है। इसका मुख्य केंद्र मिथिला है। यह 8वीं अनुसूची में हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से एकमात्र बोली है। तो 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो वो हमने वही यूजीसी नेट वाली वीडियोज़ में सारा डिटेल में पढ़ा है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। मगही और मैथिली लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न भाषाएं हैं। मैथिली में साहित्य रचना प्राचीन काल से होती आई है। विद्यापति पदावली ने मैथिली को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन, गोविंदास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा, राजकमल चौधरी, स्वर्गंधा मैथिली के प्रमुख साहित्यकार हैं। अब हम इसकी उपभाषाएं, बोलियां और उनके मुख्य क्षेत्र हैं, इसको एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं। तो उपभाषाएं, बोलियां और मुख्य क्षेत्र में सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी 5 पार्ट्स में डिवाइड है। पहली है खड़ी बोली, कोरवी, जो देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, मुरादाबाद आदि में बोली जाती है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, एटा और बदायूं में बोली जाती है। बांगरू या हरियाणवी, हरियाणा, दिल्ली का देहाती भाग, यहाँ पे बोली जाती है। बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर और होशंगाबाद में बोली जाती है। कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई और पीलीभीत में बोली जाती है। तो ये हो गई हमारी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ। अब हम पढ़ते हैं पूर्वी हिंदी। इसमें 3 बोलियाँ आती हैं। पहली है अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। अवधी लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा और बस्ती में बोली जाती है। बघेली रीवा, सतना, शहडोल, मेहर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी सरजुआ, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर और दुर्ग में बोली जाती है। फिर आती है राजस्थानी। राजस्थानी में 5 बोलियां हैं। मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाती, मेवाती, सॉरी इसमें 4 हैं, मेवाती और मालवी। टोटल कितनी हो गई? मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाती, मेवाती और मालवी। तो मारवाड़ी जो है पहले पश्चिमी राजस्थानी भी इसे कहते हैं। ये बोली जाती है जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर और बीकानेर में। जयपुरी या ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थानी कही जाती है। जयपुर, अजमेर और किशनगढ़ में बोली जाती है। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाता है। ये अलवर, गुड़गांव, भरतपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है, जो इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। फिर है 4th पहाड़ी। इसमें सिर्फ 2 ही बोली आती है, एक कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी कुमाऊं में बोली जाती है और गढ़वाली गढ़वाल में बोली जाती है। 5th है बिहारी। इसमें 3 आती हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। मगही पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर और भागलपुर में बोली जाती है। भोजपुरी बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ में बोली जाती है। और मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो हमने डिटेल में भी पढ़ लिया था और हमने इसके चार्ट के रूप में भी पढ़ लिया। 2-3 बार आप इसको ढंग से और सुन लीजिएगा, आपको सारी बोलियां याद हो जाएंगी। अब आती है हमारी मध्यांतर प्रश्नावली। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हमने इतनी डिटेल में ये पढ़ी हैं। 3 हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इस वीडियो में आप इसे देखिएगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर्स देख लेंगे। वैसे आंसर्स इसके अंदर हैं, तो आप इसे क्या करना, पहले आप इसे अपने टिक लगा लेना और उसके बाद आंसर्स मैच कर लेना, ठीक है। और अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास।
कि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में थोड़ी सी